हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके, आपके एनसीईआरटी में ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंडर ये लास्ट टॉपिक दिया हुआ है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करें इस जेनेटिक डिसऑर्डर्स को तो ये दो तरह के हो सकते हैं, राइट। ये पहला हो सकता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक हो सकता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कई सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं इन दोनों के बारे में, तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ओके, ये कैसे आता है ये देखते हैं। ये आएगा अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो, ओके, कोई जीन है, मान लो ये एक डीएनए सीक्वेंस है और इस पर्टिकुलर डीएनए के अंदर अगर कोई एक पर्टिकुलर बेस में कोई म्यूटेशन हो रहा है, ओके, तो ये सारे क्या डिसाइड करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स करते हैं। तो अगर कोई जो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं हमें पता है, एक तो सोमैटिक सेल होता है और एक जर्म सेल होते हैं। तो जो जर्म सेल में अगर इस तरह का कोई म्यूटेशन होता है तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, अपने प्रोजेनी को ये दे देगा, राइट। तो ये मान लेते हैं कि ये जर्म सेल में ये म्यूटेशन हुआ है और ये जो म्यूटेशन हुआ है ये क्या होगा, आगे ऑफस्प्रिंग्स को जो है ये ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अगर ये ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट हो रहा है पेरेंट से, ओके, तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये किस इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करेंगे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को ये फॉलो करेंगे, राइट। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होता है ये क्या होता है देखते हैं। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहा है तो कोई एक क्रोमोसोम या मोर देन वन क्रोमोसोम का एक्सेस हो जाना या फिर वहाँ पे कोई कमी हो जाना, राइट। हम जानते हैं कि हमारा जो सेल है, ओके, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल के अगर बारे में हम बात करें, ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो उनके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हम जानते हैं कि मेटाफेज के टाइम पे क्या होगा, ये इस तरह से मेटाफेज प्लेट में अरेंज हो जाते हैं, राइट। और जब अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आता है तो क्या होता है, इन दोनों क्रोमोसोम्स में से क्या होगा, एक क्रोमाटिड इस तरफ चला जाएगा और दूसरा क्रोमाटिड हर एक क्रोमोसोम का कहाँ चला जाएगा, दूसरी एंड की तरफ चला जाएगा। अब ये डिसऑर्डर्स कैसे होंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखना। अगर किसी वजह से, ओके, अगर किसी वजह से एक पर्टिकुलर इस क्रोमोसोम को अभी देखते हैं, ये मान लो एक क्रोमोसोम है, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का एक क्रोमाटिड मान लो इधर जाना चाहिए और ये दूसरा वाला जो क्रोमाटिड है ये इधर जाना चाहिए। लेकिन किसी वजह से क्या होगा, ये बिल्कुल भी एक क्रोमाटिड इधर नहीं जा पाएगा। तो अगर एक नहीं जा पाएगा तो पूरा का पूरा ये जो क्रोमोसोम है, राइट, पूरा का पूरा इस तरह का जो क्रोमोसोम होगा ये इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम होगा उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा कि नहीं, राइट, किसी एक क्रोमोसोम का। और दो क्रोमोसोम के साथ ऐसा हुआ तो दो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो सकता है, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी बोला जाता है। दूसरी तरह का क्या हो सकता है, देखो अब इसके बाद देखो, एन्यूप्लॉइडी के बाद मतलब मेटाफेज के बाद अब क्या होना चाहिए, एनाफेज आना चाहिए, ओके, एनाफेज के बाद टीलोफेज आना चाहिए, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाना चाहिए। टीलोफेज में हम जानते हैं क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं कि एक डिप्लॉयड सेल है, ये डिप्लॉयड सेल मतलब 2n इक्वल्स टू यहाँ पे एज्यूम करते हैं 46 है, तो इस एंड पे क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स आ जाए होंगे और इस एंड पे भी 23 क्रोमोसोम्स आ चुके होंगे। अब क्या होता है, टीलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस होता है तो ये सेल का डिवीजन होता है, मतलब ये एक सेल था अब इसमें से दो हो जाएगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि डिवीजन प्लेट का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से ये दो सेल अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मान लो किसी वजह से ये सेल का साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, ओके, अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया तो ये पर्टिकुलर सेल कैसा हो जाएगा, ये आगे चल के 46 क्रोमोसोम ही इसके पास होगा, ओके, जिसके पास की 23 और 23 क्रोमोसोम्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसी सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स टोटल आ जाएंगे। अब मान लो अगर ये गैमेट सेल हुआ तो गैमेट में क्या होता था, 2n से n बनता था, राइट, n बनता था, फिर ये n के साथ क्या होता था, दूसरा अगर ये मान लो फीमेल गैमेट है तो यहाँ पे क्या होता था, एक मेल गैमेट आता था और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होके फिर से एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते थे। लेकिन ये मान लेते हैं ये प्रोसेस था ये फीमेल गैमेट के बनने का। फीमेल गैमेट में जब ये n बनना होता है तो क्या होता है, ये 23 इधर चला जाता है, ये 23 इधर आ जाता और ये दोनों अगर डिवाइड हो जाते तो फाइनली ये इस तरह के n बनते।
लेकिन इस केस में क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो N और N दो बने हैं ये दो बन पाएंगे क्या, ये दो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो अब ये कैसा बन जाएगा, ये यहाँ पे 2N हो जाएगा, राइट। ये मान लो 2N हो गया, ये 2N के साथ अगर ये N फ्यूज होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये फाइनली 3N हो जाएगा। जबकि ये पर्टिकुलर जाइगोट जो है इसको नॉर्मली 2N होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया है, 3N हो गया है। मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे एडिशनल है, पूरा एक सेट, मतलब 1 से लेके 23 तक पूरा यहाँ पे एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। और इसी वजह से ये केसेस को क्या बोला जाता है, पॉलीप्लॉइडी बोला जाता है, राइट। तो ये जो पॉलीप्लॉइडी का केस हुआ और जो एन्यूप्लॉइडी का केस हुआ, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंडर, क्योंकि ये किसी तरह के क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन या फिर उनके जो साइटोकाइनेसिस है वो ना हो पाने की वजह से ये डिसऑर्डर्स एराइज हो रहे हैं और इसीलिए इनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोल रहे हैं। तो इनके कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी का ही लिया है यहाँ पे। एक है डाउन सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, फिर टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में, आपके एनसीईआरटी में 5 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में दिया हुआ है। पहला है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, फिर हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसेमिया। ओके, ये 5 के बारे में एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। हम अभी एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है, ओके, तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है, हम देख रहे हैं यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है इसमें क्या होता था, कोई पॉइंट म्यूटेशन हो जाता था जीन में, राइट, म्यूटेशन हो जाता था, या फिर किसी तरह का म्यूटेशन अलग अलग तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, राइट, उनमें एडिशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, ये सारे की वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आते हैं सामने। तो सबसे पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है कलर ब्लाइंडनेस। ओके, नाम से क्या पता चल रहा है कि ये किसी एक कलर के लिए या एक या दो कलर के लिए ये पर्सन क्या होंगे, उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं होता है कि उनको सारा पूरा दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगा। ओके, कलर ब्लाइंडनेस अलग अलग तरह के होते हैं और ये कभी कभी ये मोस्ट कॉमन जो होता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है। मतलब क्या होगा, ये रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब ग्रीन कलर का अगर कोई दिख रहा है, मतलब जैसे ग्रीन एप्पल होते हैं, राइट, तो ग्रीन एप्पल इनको एग्जैक्टली ग्रीन कलर का नहीं दिखेगा, इनको पूरा लाइट कलर का वो दिखेगा, मिल्किश व्हाइट टाइप का वो दिखने लगता है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये किस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न शो करता है, ये है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या है, देखो सेक्स क्रोमोसोम क्या क्या होते हैं, आइदर एक्स होते हैं या फिर वाई होते हैं। ओके, तो ये सेक्स लिंक का मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे मैंने एक लोकस यहाँ पे ड्रॉ किया है। मान लेते हैं कि ये एक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम के इस पर्टिकुलर जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, कलर को सेंस करने के लिए हमारे पास ये जीन है। फाइन, तो अगर देखो कलर को सेंस करने के लिए अगर यहाँ पे जीन है तो इस जीन में अगर किसी भी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, म्यूटेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, कुछ भी हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर इंसान को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों को पता होगा कि हम जो कलर्स को देख पाते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, कोन्स की वजह से। हमारे आई में जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में क्या होते हैं, रॉड्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें कोन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये जो कोन होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ कोन्स होते हैं जो रेड लाइट को परसीव करते हैं, कुछ कोन होते हैं येलो, रेड, मतलब ग्रीन, इस तरह के अलग अलग कोन्स होते हैं। तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो रेड और ग्रीन कोन जो होंगे, ओके, कॉर्निया के अंदर जो रेड एंड ग्रीन कोन होंगे उसमें अगर उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में मतलब उस पर्टिकुलर कोन में अगर डिफेक्ट आ जाता है तब ये कलर ब्लाइंडनेस शो होगा। अब उन क्रोमोसोम मतलब उन पर्टिकुलर रॉड सेल्स में कैसे डिफेक्ट आएगा, ये यहाँ पे, ओके, ये जो जीन होता है एक्स क्रोमोसोम है ये रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर कोन के लिए। ओके, उन कोन का जो स्ट्रक्चर है उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी वजह से ये पर्टिकुलर जीन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो कॉर्निया की जो रेड और
ग्रीन कोन्स होते हैं वहाँ पे भी डिफेक्ट आ जाएगा। अगर वहाँ पे डिफेक्ट आ गया तो डेफिनेटली जो हमारा कलर परसेप्शन है, ओके, कॉर्निया के अंदर जो कोन्स होंगे वो रेड कलर और ग्रीन कलर को रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर ये रिसीव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंसान को वो कलर दिखाई नहीं देगा। ओके, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। देखो, अगर ये एक्स क्रोमोसोम है तो इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो कैसा रहेगा। नाम से क्या पता चल रहा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड समझा दिया कि ये एक्स क्रोमोसोम में होता है, इसी वजह से। रिसेसिव का मतलब क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर म्यूटेशन है और कलर ब्लाइंडनेस का ये जो जीन है वो ये म्यूटेशन तब शो होगा जब यहाँ पे मतलब 2 क्रोमोसोम में ये जो रिसेसिव एलील है दोनों में अगर म्यूटेशन हुआ है तब जाके ये शो होगा। तो इनके जीनोटाइप्स कैसे लिखते हैं, देखो, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है तो हम हमेशा सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे इनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये एक्स लिंक्ड डिजीज है, ओके, तो इसका जो हम एक पर्टिकुलर एनोटेशन देंगे वो एक्स क्रोमोसोम पे देंगे। मतलब एक्स क्रोमोसोम में अगर इस तरह का सी लिखा हुआ है तो ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कलर ब्लाइंडनेस जीन को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, देखो एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स एक्स है, 2 एक्स है, मतलब एक्स एक्स किसको, फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। और इस फीमेल के पास कैपिटल सी है, कैपिटल सी बोले तो नॉर्मल, ओके, कैपिटल सी मतलब नॉर्मल। इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, नॉर्मल जीन है ये। और अगर स्मॉल सी हुआ तो उसमें क्या होगा, वो म्यूटेंट वाला है, ओके, जैसे कि हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी के केस में लिखते हैं। ओके, उसी तरह से एज्यूम करना, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड है तो हम एक्स के ऊपर इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट देके लिखा जाता है इनको। तो अगर किसी फीमेल का हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ कैपिटल सी और एक्स के साथ कैपिटल सी, तो ये कैसी रहेगी, ये फीमेल नॉर्मल फीमेल होगी। क्यों, क्योंकि इनके दोनों जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम, उन दोनों क्रोमोसोम के पास नॉर्मल कलर मतलब नॉर्मल कलर के लिए जीन है। ओके, उसके बाद सेकेंड केस देखो, ये जीनोटाइप देखो, ये एक्स के पास एक कैपिटल सी है लेकिन दूसरे एक्स के पास स्मॉल सी है। और ये जो स्मॉल सी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, म्यूटेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये म्यूटेंट को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या करेगा, ये इसके पास जो एक्स क्रोमोसोम के पास क्या है, ये कैपेसिटी है कलर ब्लाइंडनेस क्रिएट करने का। लेकिन ये देखो कैपिटल सी स्मॉल सी है इसके पास, इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, राइट। हेटेरोजाइगस हमने किससे बोला था, मेंडल्स के इनहेरिटेंस में याद करो, 3 जीनोटाइप हुआ करते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर रिसेसिव है तो ये रिसेसिव वाला कैसा होता था, ये ड्वार्फ हो जाता था। और ये दोनों जो होते थे ये कैसे होते थे, टॉल होते थे। तो यहाँ पे ये अगर मैं मानती हूँ कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो अगर इस तरह का केस होता है रिसेसिव एलील, जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तब जाके वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर 2 एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तो वो रिसेसिव वाला जो एलील होता है वो खुद को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, अगर एक क्रोमोसोम के पास नॉर्मल वाला एलील है और दूसरे क्रोमोसोम के पास म्यूटेंट है, कलर ब्लाइंडनेस वाला एलील है, तो क्या करेगा, ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खुद एक रिसेसिव ट्रेट है। अगर ये रिसेसिव है तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेंट सी का होना जरूरी है, राइट। तो ये थर्ड केस इसलिए आता है, देखो एक्स के पास स्मॉल सी है और दूसरे एक्स के पास भी स्मॉल सी है। अगर इस तरह का केस आया तो ये कैसी होगी, ये फीमेल हो जाएगी कलर ब्लाइंड। समझ में आया। मेल के केस में 2 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं, एक्स सी के साथ वाई है और एक्स स्मॉल सी के साथ वाई है। ओके, क्योंकि वाई क्रोमोसोम में तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कोई जीन होता ही नहीं है, तो इसको हम लोग नॉर्मली ही लिखते हैं। तो एक्स के साथ कैपिटल सी अगर है तो ये कैसा होगा, ये मेल, नॉर्मल मेल होगा। और अगर एक्स के साथ स्मॉल सी आ गया तो ये कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास और कोई होमोजाइगस क्रोमोसोम नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम और कोई नहीं है जो कि इसका जो ट्रेट है वो उसको सप्रेस कर सके। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये माना जाता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मोस्टली मेल में पाया जाता है। ओके, और वो क्यों होता है देखना ध्यान से। अगर हम मेल को देखें तो मेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। तो इस एक्स क्रोमोसोम के पास जितने भी जीन होंगे, ओके, जितने भी जीन होंगे, जैसा भी एलील होगा इसके पास वो सारा का सारा एक्सप्रेस हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर फीमेल के बारे में बात करें, इस केस में देखो
इस केस में अगर फीमेल के बारे में बात करें तो एक के पास अगर कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन है, राइट, एक म्यूटेंट जीन, एक म्यूटेंट एलील भी अगर है, लेकिन दूसरे के पास ये जो एलील है ये इसको सप्रेस कर पा रहा है, इसी वजह से क्या होता है, फीमेल में जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। लेकिन मेल में क्या है, अगर इसी पर्टिकुलर एक्स के पास एक ही एक्स होता है उसके पास, और उस एक्स के पास अगर इस पर्टिकुलर म्यूटेंट एलील आ जाए सी का, तो डेफिनेटली ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है एक्स का जो कि इसको प्रिवेंट कर सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस के लिए अप्लाई नहीं होता, ये किसी भी रिसेसिव डिजीज के लिए अप्लाई होता है। अगर कोई भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के बारे में बात करें तो वहाँ पे मोस्टली मेल अफेक्टेड होंगे, ओके, ये ध्यान देना। क्यों? क्योंकि अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मेल के पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है एक्स का और वही एक्सप्रेस कर देगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि एक कैरियर फीमेल है, ओके, यहाँ पे एक कैरियर फीमेल है, उस कैरियर फीमेल का क्रॉस करवाया गया किससे, एक नॉर्मल मेल से, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से जो जीनोटाइप है वो एक्सप्रेस हो रहा है उनके चिल्ड्रन में, उनके नेक्स्ट प्रोजेनी में। तो यहाँ पे क्या है, मेल है, मेल के पास एक कैपिटल सी है एक्स के पास, ओके, इस एक्स क्रोमोसोम के पास नॉर्मल वाला जीन है, एक्स वाई हो गया, इसके पास क्या है, एक नॉर्मल जीन है और दूसरा यहाँ पे इसके पास जो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए एलील है, ओके। तो अब क्या हो रहा है देखो, इस केस में यहाँ पे एक आ जाएगा एक्स कैपिटल सी आ जाएगा डेफिनेटली, राइट। इस केस में क्या होगा, ये एक्स कैपिटल सी के साथ एक वाई आ जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है देखो, एक कैपिटल एक्स सी के साथ एक एक्स स्मॉल सी आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो है एक कलर ब्लाइंड और वाई आ जाएगा, ओके, एक्स स्मॉल सी और वाई हो जाएगा। अगर ये चारों को देखा जाए, ओके, अगर ये चारों केस को देखा जाए तो क्या हो रहा है देखना ध्यान से, जो एक फीमेल है, ओके, एक फीमेल जो है वो नॉर्मल है, ये जो फीमेल है ये नॉर्मल है, ये जो मेल है ये नॉर्मल मेल है, ओके, और ये जो फीमेल है ये कैसी है, ये कैरियर फीमेल है, और ये जो मेल है ये कलर ब्लाइंड मेल है, राइट। तो इस केस में अगर देखें, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो 50% मेल है, क्योंकि मेल जो है ये दोनों ही मेल है और ये दो में से एक मेल जो है ये अफेक्टेड हो रहा है, इसका मतलब दो मेल में से एक मेल, मतलब 50% ऑफ मेल क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों केस को देखूं तो क्या एक भी फीमेल अफेक्टेड है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, एक भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है। भले ही वो फीमेल कैसी है, ये कैरियर है, कैरियर फीमेल मिल रही है लेकिन अफेक्टेड फीमेल नहीं मिल रही है, राइट। और अगर इसको हमें अफेक्टेड फीमेल चाहिए तो क्या होगा, इस अफेक्टेड फीमेल को होने के लिए इस मेल को क्या होना पड़ेगा, इसको हीमोफिलिक होना, कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा। और अगर ये मेल कलर ब्लाइंड हो जाता है तब जाके क्या होगा, मतलब एक कलर ब्लाइंड मेल जब एक कैरियर फीमेल से उसका मैरिज हो रहा है तब क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो फीमेल है उनके प्रोजेनी में वो कलर ब्लाइंड हो सकती है, राइट। ये यहाँ पे देख लेते हैं कैसा, क्या बोल रही हूँ मैं, एक एक्स सी और एक्स मतलब एक्स सी, ये कैसा, ये नॉर्मल फीमेल है और नॉर्मल फीमेल के साथ एक मान लो कलर ब्लाइंड मेल का मैरिज हुआ, राइट। ये क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देना। तो ये कैसा होगा, अगर हम लोग पुनेट स्क्वायर से करें तो एक एक्स सी वाई हो गया, राइट, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्मॉल सी कैपिटल एक्स सी आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है देखो, एक्स सी एक्स स्मॉल सी, मतलब ये वाला जो फीमेल आएगी यहाँ पे ये कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगी। समझ में आया, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, राइट। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेंटलियन डिसऑर्डर के बारे में, जो है हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया जो डिजीज है ये भी कैसा है, एक्चुअली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, इसका मतलब क्या है कि इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो भी एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, ओके। तो हीमोफीलिया एक्चुअली होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। जब कहीं भी बॉडी में कोई भी कट होता है, अब मान लो ये तुम्हारा
हैंड है, ओके। इस हैंड में यहाँ पे कट हो गया, कट होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मान लो इस तरह से ब्लड वेसल था, इस ब्लड वेसल में रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद जो ब्लड है वो बाहर जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये आप लोग खुद जानते होंगे, कुछ टाइम ब्लड फ्लो होता है, उसके बाद अपने आप क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। तो ये स्टॉप कैसे होता है, ये 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लड कोआगुलेशन के बारे में, राइट। ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग जिसे बोला जाता है। तो ये क्या होता है, क्लॉट हो जाता है यहाँ पे। तो क्लॉट होने के लिए ब्लड में कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉर्मली 13 फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो हीमोफीलिया डिजीज होता है, इसमें क्या होता है, अगर एक बार कट हो गया तो फिर ब्लड फ्लो उतना आसानी से नहीं रुकता, मतलब यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगा। क्लॉटिंग अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मेजर कट हो गया बॉडी में कहीं पे तो क्या होगा, खुद सोचो, ये क्लॉटिंग अगर नहीं हुआ तो काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने लग जाएगा। तो ये डिजीज वही है जहाँ पे कि ब्लड लॉस काफी ज्यादा होता है। तो ये किस तरह का डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, राइट। और इससे पहले भी हम लोग कलर ब्लाइंडनेस में भी क्या देख चुके हैं, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न होगा ये इसी तरह का मिलेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, ओके। यहाँ पे भी देखो एक पॉइंट लिखा गया, हीमोफिलिक फीमेल इज ए रेयर केस। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के बारे में बात करें तो उनके मेल में पाए जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। और यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया अगर किसी में पाया जाता है, हीमोफिलिक मेल जो होते हैं मोस्टली वो अर्ली एज में, मतलब वो प्यूबर्टी के बाद उतना सर्वाइव नहीं कर पाते। कहीं अगर इंटरनल कोई ब्लड लॉस हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर क्या होगा, उनका डेथ हो जाता है। हीमोफिलिक मेल का भी, हीमोफिलिक फीमेल का भी। तो हीमोफिलिक फीमेल होने के लिए क्या चाहिए, उसके जो पेरेंट हैं, उनके जो मेल पेरेंट है उसको हीमोफिलिक होना चाहिए, ओके। मेल पेरेंट को हीमोफिलिक होना चाहिए और फीमेल पेरेंट जो है वो कैरियर होनी चाहिए एटलीस्ट, ओके। तो वैसा केस थोड़ा सा रेयर हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया है, हीमोफिलिक फीमेल इज ए रेयर केस, राइट। एक इनहेरिटेंस यहाँ पे देख लेते हैं जो कि हीमोफिलिक फीमेल के लिए दिया हुआ है। वो कैसे होगा, यहाँ पे देखो, ये जो मेल पेरेंट है ये कैसा है, ये अफेक्टेड है, राइट। ये अफेक्टेड कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सी है, और सी भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे एच लिख सकते हो, स्मॉल एच लिख लो, बेटर है, ओके। क्योंकि सी हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिप्रेजेंट किए थे, तो यहाँ पे स्मॉल एच लिख लेते हैं और नॉर्मल के लिए कैपिटल एच, ओके। तो यहाँ पे ये मान लो कैपिटल एच आ गया और ये स्मॉल एच यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये वाला अफेक्टेड मेल है और ये वाला जो है ये कैरियर फीमेल है, ओके। तो ये अगर कैरियर फीमेल है तो क्या होगा, ये है स्मॉल एच हो गया ये, और ये हो गया कैपिटल एच, राइट। तो यहाँ पे देखो इस वाले केस में क्या होगा, एक्स कैपिटल एच आ जाएगा और एक स्मॉल एच आ जाएगा, राइट। तो ये कैसे होंगे, ये जो फीमेल होंगी ये होंगी कैरियर फीमेल, राइट। क्योंकि एक के पास कैपिटल एच है, एक के पास स्मॉल एच है, तो ये होगी कैरियर फीमेल। दूसरा वाला केस देखो, यहाँ पे भी स्मॉल एच है, यहाँ पे भी स्मॉल एच है, तो इन दोनों के पास क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक के लिए वो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन में म्यूटेशन हो जाएगा। अगर म्यूटेशन हो गया तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो ब्लड क्लॉट के लिए हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फीमेल होंगी ये कैसी फीमेल हो जाएगी, ये हो जाएंगी अफेक्टेड फीमेल, राइट। तो ये जो फीमेल है ये अफेक्टेड फीमेल है। उसके बाद एक्स कैपिटल सी और वाई दिया गया है यहाँ पे, कैपिटल सी और कैपिटल एच। तो ये जो मेल होगा ये कैसा मेल होगा, ये मेल होगा नॉर्मल, और यहाँ पे एक्स स्मॉल एच और वाई आ जाएगा, मतलब ये जो मेल होगा ये कैसा होगा, अफेक्टेड मेल होगा। समझ में आया, इनहेरिटेंस इस तरह से बनाया जाता है। ये कभी कभी आपके क्वेश्चंस में आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर कोई अफेक्टेड मेल है हीमोफिलिक के लिए और अगर फीमेल जो है मतलब उसकी जो मदर है वो अगर कैरियर हुई तो उनके प्रोजेनी कैसे होंगे, उनको पुन्नेट स्क्वायर मेथड से आप लोग आइडेंटिफाई करो। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर जो कि है सिकल सेल एनीमिया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है। ओके, कई बार आप लोग खुद इसे सुने होंगे, सिकलिन के नाम से इधर जाना जाता है, जो कि सिकल सेल एनीमिया होता है। नाम देखो, नाम से क्या पता चल रहा है, सिकल सेल। सिकल का मतलब क्या है, इस तरह का एक शेप होता है, इस तरह का शेप होता है, इसे बोलते हैं सिकल। सिकल सेल मतलब कोई सेल है जो कि इस तरह के शेप में आ जा रहा है। और एनीमिया का मतलब क्या है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जा रहा है, राइट। एनीमिया का मतलब बहुत लोग ये मानते हैं कि ब्लड का कमी होना, लेकिन ब्लड का कमी को एनीमिया हम लोग नहीं बोलते। नॉर्मली इसे क्या बोलते हैं, हाँ, ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया वो जो बोल सकते हो, लेकिन एनीमिया का एक्चुअल मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन के अमाउंट में कमी हो जाना। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इसमें क्या होता है, हमारा जो आरबीसी है, नॉर्मली आरबीसी का शेप बाई कॉन्केव होता है, राइट। अगर ये बाई कॉन्केव है तो बाई कॉन्केव से अगर वो उस पर्टिकुलर पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, इस तरह से सिकल शेप हो जाएगा। ओके, अगर नॉर्मल शेप आरबीसी का जो था इस तरह का था, इस तरह के शेप से इस तरह का शेप हो गया, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब इसमें इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका सरफेस एरिया देखो, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। तो ये अगर ज़्यादा सरफेस एरिया है तो जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी इसके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन इसके पास हीमोग्लोबिन कम होगा। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, राइट। तो इसके पास अगर कम हीमोग्लोबिन रहेगा तो ये कम ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, और कम ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो हमारे सेल्स के पास जो है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो उनके पास क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो टिश्यू में स्ट्रेस होने लगेगा, राइट। तो और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सिकल सेल एनीमिया में, देखना। अगर ये सिकल शेप्ड है तो क्या होगा, जो बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं हमारे बॉडी में, उसको ये ब्लॉक कर सकता है, राइट। इसका शेप देखो, अजीब सा थोड़ा शेप है। तो मान लो उस पर्टिकुलर कैपिलरी को ये ब्लॉक कर दिया जो कि हार्ट को ब्लड लेके जा रहा है, तो हार्ट को अगर ब्लड नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, हम जानते हैं हार्ट बीट करना बंद कर देगा। अगर हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो इमीडिएटली कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। समझ में आया इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये कैसा डिसऑर्डर है, देखो, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल मतलब हम जानते हैं हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। उन 23 में से 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, राइट। ये ऑटोसोम होते हैं। और 1 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है ये कैसा होता है, ये होगा हमारा सेक्स क्रोमोसोम, राइट। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम हुआ और ये जो ऑटोसोम्स हुए, ये 22 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम में क्या है, इस मतलब ये आरबीसी के शेप के लिए हमारे पास एक जीन प्रेजेंट है। ओके, मान लेते हैं ये इस क्रोमोसोम के पास यहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है, जिसके वजह से कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो चेन का फॉर्मेशन होता है वो इससे सिंथेसाइज होता है, वो इसको कोड करता है। मतलब इस जीन से क्या होगा, पहले एमआरएनए बनेगा, राइट, और इस एमआरएनए से क्या होगा, बीटा ग्लोबिन चेन बनेगा। हम ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है, राइट। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है जो कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से बना हुआ होता है। और ये जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है, ये जो बीटा चेन है ना, ये 2 जो बीटा चेन है, उस बीटा चेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है। तो वो किस लिए चेंज होता है, अब देखते हैं। देखो, ये अगर डीएनए में कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के फॉर्म में, राइट। तो अगर ये कोई नॉर्मल जीन है जो कि बीटा चेन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके पास वो जो सीक्वेंस होगा वो कैसा रहता है, GAG रहता है। अगर एक स्ट्रैंड के पास GAG है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के पास क्या रहेगा, CTC रहेगा डेफिनेटली। ये क्या है, हमारा डीएनए का सीक्वेंस है। ओके, ये डीएनए है। डीएनए के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं जो कि बीटा चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस पर्टिकुलर जीन से हमें ग्लोबिन चेन बनाना है, हमें ग्लोबिन चेन क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब हम हीमोग्लोबिन बनाते हैं तो जो हीमोग्लोबिन बनता है वो कैसे बनता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से बनता है। तो बीटा चेन के लिए ये पर्टिकुलर जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है HBA जीन। ओके, ये HBA जीन बीटा चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, इसमें अगर पॉइंट म्यूटेशन, मतलब इसमें देखो नॉर्मल
ये CTC से क्या हुआ, GAG हो गया, GAG आ गया, GAG ये mRNA में सीक्वेंस है, और इस mRNA से अब क्या होगा, ट्रांसलेशन होकर यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो ये GAG जो कोडॉन है ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान देना है। और ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये जब प्रोटीन बनता है ये 6th पोजीशन पे ये ग्लूटामिक एसिड आता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 मतलब ये अगर 6th पोजीशन है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पॉलीपेप्टाइड का चेन है। ये एक एमिनो एसिड है, दूसरा एमिनो एसिड, इस तरह से एमिनो एसिड्स आएंगे और जो 6th पोजीशन है वहाँ पे एमिनो एसिड कैसा आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड आता है। लेकिन अगर इस HBA जीन में मान लो पॉइंट म्यूटेशन हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हम लोग क्या जानते हैं कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो वो म्यूटेशन कहाँ होता है, देखो ये जो A है इसमें म्यूटेशन हो जाता है, A की जगह पे क्या आ जाता है, T आ जाता है, राइट, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। तो ये जो अब T आ गया ये म्यूटेटेड है, अब इसे HBA जीन तो हम बोल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि HBA जब था वो तब सीक्वेंस कैसा था, GAG था, ओके। अब सीक्वेंस कैसा आ गया है, GTG आ गया है। तो ये जो GTG सीक्वेंस है इसे हम लोग कौन सा जीन बोला जाता है, HBS जीन बोला जाता है। HBS क्यों, एस फॉर सिकल सेल एनीमिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये जो एक DNA स्ट्रैंड में अगर GTG है तो दूसरे में CAC आ जाएगा, और ये CAC स्ट्रैंड जब क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन जब होगा, mRNA जब बनाएगा तो वो कैसा बनेगा, A की जगह पे T आना चाहिए, A की जगह पे U आ जाएगा RNA में, राइट। तो ये अब क्या हो गया, देखो GAG पहले आता था लेकिन अब ये क्या आ गया है, GUG। तो ये जो GUG है ये दूसरे कोई एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है और उसका नाम क्या है, उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड का, वैलिन, ओके। तो यहाँ पे देखना जब 6th पोजीशन में नॉर्मल बीटा ग्लोबिन के केस में ग्लूटामिक एसिड हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया है। और यही डिफरेंस होता है जिसके वजह से कि जो बीटा चेन है वो नॉर्मल बीटा चेन फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अगर नॉर्मल बीटा चेन फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है तो इस आरबीसी का शेप जो है वो नॉर्मल मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी का जो शेप है वो दोनों चेन मिल के फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर ये दो चेन जो है बीटा चेन जो है वो अगर सही से फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है तो क्या ये स्ट्रक्चर सही से फॉर्म हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, राइट। इसीलिए ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, सिकल सेल बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ जीनोटाइप दिया गया है वो देख लेते हैं। देखो ये ऑटोजोमल डिजीज है। तो ऑटोजोमल डिजीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस केस में क्या हुआ था, एक्स लिंक्ड था तो इसलिए एक्स क्रोमोजोम पे रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन ऑटोजोमल के केस में वैसा कोई इस क्रोमोजोम का नाम या नंबर देके उसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। इसमें देखो HbA कैपिटल A है तो ये कैसा होगा, नॉर्मल होगा। HbA और S अगर है तो ये सिकल सेल ट्रेट या इसे क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। अच्छा, ट्रेट क्यों बोला जाता है इसे? ट्रेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर जो इसके पास क्रोमोजोम है, इस पर्टिकुलर ये जो HbS है ये म्यूटेटेड है और इसके पास ये कैपेसिटी है कि ये दूसरे को वो ट्रांसमिट कर सके, राइट। और इसके पास अब क्या है, HbS जो कि डिजीज्ड हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिक हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है, देखो अब अगर सेक्स लिंक्ड के बारे में हम लोग बात करें तो सेक्स लिंक्ड में क्या होता था कि फादर के पास जो एक्स क्रोमोसोम था, ओके, वो किसके पास जाता था, वो हमेशा डॉटर के पास जाता था। लेकिन ये तो कौन सा डिजीज है, ऑटोजोमल है। तो ऑटोजोमल में क्या होगा, इस तरह के कुछ होते हैं क्या जो ऑटोजोम्स होते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि क्रोमोसोम नंबर 2 जो है वो हमेशा फीमेल के पास जाएगा या क्रोमोसोम नंबर 3 जो है वो मेल के पास जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोनों, डॉटर में और सन में। तो इसमें क्या होगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जिसके वजह से कि जो एक्स लिंक्ड डिजीज जो है उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं थोड़े बहुत, इसमें उस तरह के कोई डिफरेंस नहीं आते। ये कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब जाके ये क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ओके, नाम से क्या पता चल रहा है, देखो यूरिया, ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया का मतलब क्या है, कीटोन बॉडी का पाए जाना, कीटोन बॉडीज का यूरिन में मिलना, इसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया का मतलब एक एमिनो एसिड है फिनाइल अलानिन,
ओके, एक अमीनो एसिड है फिनाइल अलानिन, जिसके वजह से कि जिसके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, और फिर ये जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं यूरिन में पाए जाते हैं, मतलब किडनी इसको क्या नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जिसके वजह से कि ये बाहर आ जाते हैं यूरिन के फॉर्म में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब ये कैसा डिसऑर्डर है, देखो ये है मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होता है इसमें, राइट, इसलिए इसका नाम क्या है, देखो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में अगर किसी वजह से कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और ये जो है इसका एक एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखते हैं इसमें क्या होता है, ये ऑटोजोम में पाया जाएगा, इसके जो जीन है, ओके, ये कैसा है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा था ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में ये जीनोटाइप, यहाँ पे भी क्या होगा, ठीक उसी तरह के जीनोटाइप्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखो क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिज्म है एमिनो एसिड का, ओके, एमिनो एसिड का नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट होता है, एक दूसरे एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है जिससे बोलते हैं टायरोसिन। इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ रहता है। तो ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। अब अगर इस एंजाइम एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में क्या होगा, इस एंजाइम के लिए जीन प्रेजेंट होगा, ओके। इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम से क्या होना चाहिए, mRNA का फॉर्मेशन होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, ये एंजाइम बन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसमें ये डिजीज्ड है तो फिर क्या होगा, ये जीन में म्यूटेशन हो गया होगा, ओके। अगर म्यूटेशन है तो ये mRNA नहीं बन रहा है और एंजाइम नहीं बन रहा है, राइट। तो अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो टायरोसिन नहीं बनेगा, अगर टायरोसिन नहीं बनेगा तो फिनाइल एनालाइन क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, ओके, इसका एक्यूमुलेशन होगा। और ये जो फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड है, इसके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है, ओके। और जब फिनाइल एलानिन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा हमारे बॉडी में तो क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम से किडनी जो है इसको बाहर एक्सक्रीट करने लगेगा, और जो कि क्या होता है, जो यूरिन टेस्ट किए जाते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए, वहाँ पे ये आराम से टेस्ट हो सकता है इस एमिनो एसिड का, मतलब यूरिन में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं रफली, ओके। मान लो क्वेश्चन ये है कि एक फादर मतलब एक मेल जो है वो एक मेल जो है वो कैरियर है, ओके। अगर मेल कैरियर है तो कैसा हुआ, HbA-HbS हुआ, राइट। उसके साथ अगर एक फीमेल है जो कि नॉर्मल फीमेल है, ओके, नॉर्मल फीमेल है तो कैसे है, HbA, अगर इन दोनों में क्रॉस करते हैं तो इनके जो प्रोजेनी हैं, ओके, इनके जो प्रोजेनी हैं ये किस तरह से मिल सकते हैं। तो ये कैसे आप लोग डिसाइड करोगे, मतलब किस तरह से ये हो सकता है, नॉर्मल जैसे हम लोग पुन्नेट स्क्वायर में करते थे, या फिर इस तरह का जो क्रॉस हम लोग देख चुके हैं पहले। तो इन दोनों में गैमेट का फॉर्मेशन कैसा होगा, HbA में HbA गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और इसके पास HbA गैमेट और HbS गैमेट बनेगा। ये अगर इसके साथ फ्यूज हो गया तो ये कैसा होगा, ये जो भी बच्चा हुआ, मेल हुआ या फीमेल हुआ, ये कैसा हो जाएगा, ये नॉर्मल, राइट। इसके साथ अगर ये फ्यूज होता है तो ये कैसा हो जाएगा, HbA-HbS हो जाएगा, मतलब ये कैरियर, राइट। उसके बाद अगर इसके साथ ये फॉर्मेशन होता है तो ये कैसा हो जाएगा, HbA-HbA हो जाएगा, ओके, ये भी नॉर्मल। और इसके साथ अगर ये होता है तो ये कैसा हो जाएगा, HbA-HbS हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कैरियर। समझ में आया। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी हैं, कुछ सीबीएसई गाइड ऐप में भी हैं, उसको हम लोग देख लेंगे इसके बाद, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक डिसऑर्डर दिया हुआ है जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उसका नाम क्या है, थैलेसेमिया, ओके। ये थैलेसेमिया क्या होता है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो हीमोग्लोबिन चेन होता है उसके पास जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है उसके पास दो चेन पाए जाते हैं, राइट। एक अल्फा चेन होता है और एक होता है बीटा चेन। तो इस केस में क्या होगा, थैलेसेमिया के केस में इसमें आइदर अल्फा चेन में कुछ डिफेक्ट हो या फिर बीटा चेन में कुछ डिफेक्ट हो सकता है। और ये जो अल्फा चेन है,
ओके। ये जो अल्फा चेन है इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2 जीन क्या क्या है, HBA1 है एक और HBA2 है। ये जो 2 जीन होते हैं ये एक्चुअली पास होते हैं। मैं एज्यूम कर लूँ यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, ये जो जीन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये HBA1 है और ये HBA2 है। ये दोनों मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं, अल्फा चेन फॉर्मेशन करते हैं। ये कौन से क्रोमोसोम में मिलता है, एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 16 पे। दूसरा क्या है, बीटा चेन। बीटा चेन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ये कौन से क्रोमोसोम में है, क्रोमोसोम नंबर 11 में है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है HBB। ओके, ये जो जीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीटा चेन को बनाने के लिए। अगर अल्फा चेन में से, अल्फा चेन क्या होगा, HBA1 और HBA2 दोनों मिलके बनाएंगे। ओके, तो अगर इस HBA1 HBA2 में कोई डिफेक्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा थैलेसेमिया बोलते हैं। और अगर बीटा में कोई डिफेक्ट आता है तो उसे बोल देते हैं बीटा थैलेसेमिया, राइट। तो अल्फा थैलेसेमिया में क्या होगा, आइदर एक जीन डिफेक्टिव हो सकता है या फिर दोनों जीन डिफेक्टिव हो सकते हैं। अगर एक जीन डिफेक्टिव हुआ तो फिर क्या होगा, कोई एक अल्फा चेन में डिफेक्ट आएगा। ओके, अगर दोनों डिफेक्ट हो गए तो दोनों में डिफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर दोनों में डिफेक्टिव होना क्या होगा, ज्यादा सीवियर केस हो जाएगा। और एक में डिफेक्टिव होना क्या होगा, ये कम सीवियर केस होगा एज कम्पेयर टू दोनों सेल, मतलब दोनों चेन में डिफेक्टिव होना। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, अगर हम लोग अल्फा थैलेसेमिया की बात करें या फिर बीटा थैलेसेमिया की बात करें तो ये क्या है, ये भी हमारा हीमोग्लोबिन चेन में डिफेक्ट को शो कर रहा है। और जो सिकल सेल एनीमिया है वो भी क्या था, हीमोग्लोबिन चेन में ही डिफेक्ट को शो कर रहा था। लेकिन उसके केस में क्या हुआ था, एक चेंज ध्यान देना कि हीमोग्लोबिन जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है उस केस में क्या हुआ था कि जितने भी, मतलब उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के उस पर्टिकुलर जीन में अगर डिफेक्टिव है तो फिर जितने भी हीमोग्लोबिन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सिकल सेल आरबीसी, या जो सिकल सेल आरबीसी और सिकल शेप्ड के बन जाएंगे, राइट। सारे में क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाएगा सब में, राइट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अगर एक में डिफेक्टिव है तो कुछ में इफेक्ट हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफेक्टिव है तो उनका अमाउंट ज्यादा हो सकता है, राइट। उनके जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा। और इस तरह के जो डिजीज होते हैं जो अमाउंट पे डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव बोला जाता है। ये ध्यान देना अच्छे से। और एक क्या होता है, क्वालिटेटिव। और ये जो क्वालिटेटिव है ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका जो फंक्शनिंग है हमारा बीटा चेन का, राइट, बीटा ग्लोबिन का जो सिंथेसिस हो रहा है जहाँ पे कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन हो रहा है और सारे के सारे बीटा ग्लोबिन चेन उसमें क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, उन सारे केसेस को क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव बोला जाता है। केमिस्ट्री में आप लोग बाद में पढ़ोगे दो ये इस तरह के एनालिसिस क्या होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से एक बार समझ लेना, आपको ये एग्जाम्पल एक दे के मैं समझा दूंगी, ये पूरा केस समझ में आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो यूरिन टेस्ट, मतलब यूरिन टेस्ट के लिए किसी ने सैंपल दिया है, हमें इस यूरिन टेस्ट में क्या चेक करना है, डिटेक्ट क्या करना है, यूरिया हमें डिटेक्ट करना है। जो डिटेक्शन का टेस्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यूरिन में हमें बस ये देखना है कि आइदर यूरिया प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, राइट। अगर वो देखते हैं हम लोग तो वो क्या, किस तरह का टेस्ट हुआ, वो क्वालिटेटिव टेस्ट हुआ, मतलब सिर्फ क्वालिटी हमने टेस्ट किया कि उसमें यूरिया प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। लेकिन अगर हमें ये बोला जाए कि इसमें से कितना यूरिया प्रेजेंट है वो देखो, कितने मिलीग्राम है, कितने माइक्रोग्राम है, तो वो कैसा टेस्ट हो गया, वो क्वांटिटेटिव टेस्ट हो गया, वो हमने क्वांटिटी उसका डिटरमाइन किया। तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी में एक सेंटेंस में लिखा गया है, इसलिए मैं इसको इतना फोकस कर रही हूँ। वहाँ पे ये लिखा गया है कि जो थैलेसेमिया है वो किस तरह का ट्रेट होता है, क्वांटिटेटिव ट्रेट होता है। वो इसीलिए क्वांटिटेटिव बोलते हैं कि आइदर एक जीन अगर डिफेक्टिव हो तो उसके अकॉर्डिंग जो अल्फा चेन है वो उसका कितने अल्फा चेन इफेक्टेड होंगे वो पता चलता है, और अगर HBA2 है तो वो कितने हो रहे हैं वो पता चल रहा है। समझ में आए, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव। सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। मतलब एक बार अगर ए बीटा ग्लोबिन चेन के जो 6th पोजीशन है वहां पे कुछ चेंज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे जो ग्लोबिन चेन बनेंगे उसमें सारे में क्या हो जाएंगे, वैलिन का एडिशन हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड के जगह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके,
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। दो रीजन से ये अराइज होते हैं। पहला है एन्यूप्लॉइडी हो सकता है या फिर पॉलीप्लॉइडी हो सकता है। जो एन्यूप्लॉइडी होता है वो कैसे होता है? फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमाटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एनाफेज के टाइम पे जब मेटाफेज के बाद क्या आता है? एनाफेज होता है। एनाफेज में क्या होता है? सेग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब जो क्रोमाटिड्स होते हैं, एक क्रोमाटिड इधर जाएगा, दूसरा क्रोमाटिड इधर चला जाएगा, राइट। तो ये जो सेग्रीगेशन होता है, इसमें अगर कुछ डिफेक्टिव होता है तब क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी हो जाता है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा? कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम इस सेल में एक्स्ट्रा हो जाएंगे और इसमें क्या होंगे? कम हो जाएंगे, कोई एक क्रोमोसोम, राइट। लेकिन पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? इसमें दोनों ही जो मतलब पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए क्या है? 3 डिसऑर्डर्स हैं आपके एनसीईआरटी में, 3 सिंड्रोम्स दिए हुए हैं। ओके, पहला क्या है? डाउन्स सिंड्रोम। ओके, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो कैसा होता है? ये सेग्रीगेशन के फेल्यूर के वजह से हो सकता है। एक अगर क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम नंबर 21 अगर किसी वजह से क्या होगा? सेग्रीगेट नहीं हो पाया। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, मेटाफेज प्लेट में ये अरेंज्ड था, लेकिन इसका एक जो क्रोमाटिड इधर जाना चाहिए था और इसका एक जो है ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? ये एक इधर नहीं जा पाया और एक इधर चला गया। तो ये जो सेल बनेगा इसमें एडिशनल कॉपी आ जाएगा कि नहीं? ये क्रोमोसोम नंबर 21 का, तो एक क्रोमोसोम का एडिशनल कॉपी आ जाना, तो तब क्या होगा? अब इसके पास क्या हो जाएंगे? इसके पास क्रोमोसोम 21 के 2 कॉपी हो जाएंगे, राइट। तो ये जो गैमेट बना, इसके साथ दूसरा अगर नॉर्मल गैमेट का फ्यूजन हुआ, राइट। अगर ये गैमेट क्या हुआ? नॉर्मल गैमेट है, तो इसके पास कितना हो गया? एक क्रोमोसोम होगा, जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 के लिए एक ही क्रोमोसोम होगा। लेकिन जब इसमें जाइगोट बनेंगे, ओके, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा और जब जाइगोट बनेगा, तो इस जाइगोट के पास कितना हो जाएगा? खुद सोचो, क्रोमोसोम नंबर 21 इसके पास 2 था और इसके पास एक क्रोमोसोम था, तो टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? इसके पास 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर 21 के लिए ही। तो ये कैसा केस हो गया? ये हो गया हमारा ट्राइजोमी। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राइजोमी ऑफ 21। मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 पे 3 क्रोमोसोम आ गए हैं, एडिशनल कॉपी एक आ गया है। ओके, तो इसमें क्या होता है? जो इंडिविजुअल होते हैं, जो बेबीज होते हैं, वो कैसे होते हैं? उनका जो हाइट होता है वो काफी कम होता है। उनके जो हेड होते हैं वो नॉर्मली राउंड दिखते हैं। ओके, ऑलमोस्ट राउंड शेप दिखेंगे। फिर उनका जो टंग होते हैं ना, उसमें फरो होता है। ओके, इस तरह से वो डिवाइडेड होते हैं, फॉरवर्ड टंग होता है। और क्या होगा? एक डिस्टिंक्ट पाम क्रीज देखने को मिलेगा। नॉर्मली हमारे जो हैंड्स अगर आप लोग देखो तो क्या होता है? अगर ये हैंड एज्यूम करते हैं तो इसमें कई सारे इस तरह से क्रीज मिलते हैं, लेकिन ये जो डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज होते हैं, इनका एक डिस्टिंक्ट क्रीज होता है, इस तरह का एक पूरा बड़ा सा क्रीज देखने को मिलेगा। समझ में आया? और क्या होता है? इनका मेंटल रिटार्डेशन होता है। मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल ग्रोथ जो है वो मतलब कम हो जाएगा। ओके, साइकोमोटर एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो उनका उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है डाउन सिंड्रोम के। अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ये पूछते हैं आपके बोर्ड में, इससे ज्यादा वो लोग नहीं पूछेंगे। दूसरा कौन सा सिंड्रोम है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? ये होता है एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम के होने की वजह से। यहाँ पे हमने क्या देखा? एडिशनल कॉपी कौन से क्रोमोसोम का? 21 का। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर एक्स क्रोमोसोम के लिए एक एडिशनल कॉपी आ गया है तो कौन सा सिंड्रोम हो रहा है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो फिर खुद सोचो इनका जीनोटाइप कैसा होगा? XX Y हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक एडिशनल कॉपी आ गया है एक्स क्रोमोसोम का। और ये किन में देखने को मिलता है? मेल में देखने को मिल रहा है। और इनके पास टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक एडिशनल कॉपी आ गया है तो क्या कितना हो जाएगा? 47 क्रोमोसोम्स हो जाएगा टोटल। इन इंडिविजुअल में क्या होता है? ये ओवरऑल तो मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा इनमें, लेकिन इनमें क्या होता है? कुछ फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और फिर ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा है मेल में, तो उस केस को क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और ये जो मेल होते हैं, ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जिनमें पाया जाता है, वो नॉर्मली क्या होते हैं? स्टेराइल मेल होते हैं, ये फर्टाइल नहीं होते। उसके बाद देखते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या है? देखो, क्लिनफेल्टर में एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, लेकिन टर्नर में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है इसमें। अगर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, ये किन में देखने को मिलता है? ये फीमेल में देखने को मिलता है। और अगर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है तो इनका
टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 45 क्रोमोसोम हो जाएगा, और इसका जो जीनोटाइप है ये आ जाएगा XO आ जाएगा इसमें, राइट। तो इस केस में भी क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल मिलती हैं। ये फीमेल क्या होंगी, स्टेराइल बनेगी। इनके जो ओवरीज होंगे वो कैसे होंगे, रूडिमेंट्री होंगे, मतलब वो बहुत मतलब अंडर डेवलप्ड होंगे, राइट, अंडर डेवलप होंगे, फिर वो स्टेराइल होंगे, प्लस उनमें कुछ मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि बियर्ड का होना, ओके, ये सब भी इनमें शो होने लग जाता है। तो ये था टोटल आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो डिसऑर्डर्स है। इतने डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक बार आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होप कि इसमें जितना भी मैंने कवर किया है ये आपको समझ में आ गया होगा।